चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको पिछले लेक्चर सीरीज़ में बहुत अच्छे से ये कवर कराया कि किस किस तरह की एंटी ग्राफ्टिंग इंस्टीट्यूशंस और बॉडीज़ हमारी कंट्री में हैं, करप्शन को कैसे टैकल किया जा रहा है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, चाहे वो इंफॉर्मेशन कमीशन हो, चाहे विजिलेंस कमीशन हो, चाहे लोकपाल और लोकायुक्त हो। हमने सभी संस्थाएं पढ़ी, CBI के बारे में भी पढ़ा। हमारा जो अंतिम लेक्चर था, फिर उन लेक्चर्स के बाद हमने ये देखा कि इन्वेस्टिगेशन से आगे बढ़ते हुए डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो हमने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पढ़ी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत हमने जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं उनको भी पढ़ा, और फेडरलिज्म के और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राज्यों के क्या क्या अधिकार हैं उनके ऑब्जेक्शंस को भी समझा। आज हम आगे बढ़ेंगे और हमारे इन लेक्चर्स में हम ये समझेंगे कि देश में रिसोर्सेज को प्लान करने को लेकर के डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़, सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की एक्टिविटीज़ को आज़ादी से लेकर के अब तक प्लान करने की दिशा में क्या क्या कदम उठाए गए। इसके तहत यकीनन हमें नीति आयोग को पढ़ना है। नीति आयोग को पढ़ने के पहले हम उसी टॉपिक के अंदर ये देखेंगे कि उसके पहले कौन सा इंस्टीट्यूशन था। तो हम प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझते हुए नीति आयोग को अच्छे से समझेंगे, उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे कि आज वो कितना का सार्थक है या कितना नहीं। लेकिन उसके पहले हम आएँ, क्योंकि नीति आयोग की शुरुआत बाद में हुई, उसके पहले अगर हम आएँ तो हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में समझना होगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और नीति आयोग का सेगमेंट इस दिशा में आ जाएगा कि संविधान के तहत सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर के क्या क्या कामकाज हुए हैं इन संस्थाओं के माध्यम से, जिसके तहत आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ने गए। ये अभी भी चर्चा में काफ़ी रहा। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया 3 जजेस की बेंच का, जिस बेंच को रोहिंटन नरीमन, जो हमारे जस्टिस रोहिंटन नरीमन हैं, वो लीड कर रहे थे, जिसके तहत उन्होंने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो पार्ट 9B ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके तहत कुछ सेगमेंट्स तो एग्जिस्ट करने दिए, लेकिन बाकी के बाकी जो पार्ट 9B है उसे ख़त्म कर दिया, लेकिन कुछ सेगमेंट एग्जिस्ट करने दिया। तो उन्होंने इस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया। किस आधार पर स्ट्राइक डाउन किया वो हम समझेंगे, लेकिन हमें तो किताब के बाहर चैप्टर पैसे भी पढ़ना ही था, तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इस बार के जो मोदी गवर्नमेंट के तहत पोर्टफोलियोज रीशफल हुए या नए लोगों को मंत्रालय में जगह दी गई, उसके तहत आपने देखा होगा देश के गृह मंत्री को एक और नया पोर्टफोलियो दिया गया, दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिस्टर। तो उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिस्टर भी बनाया है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये अमेंडमेंट महत्वपूर्ण हो जाता था, लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आ जाना कि इस अमेंडमेंट का वही पोर्शन एग्जिस्टेंस में रहेगा जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है, लेकिन जो स्टेट के तहत आने वाले एक्सक्लूसिव अथॉरिटी के तहत निर्मित होने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो उनसे जुड़े सारे प्रोविज़न ख़त्म कर दिए गए हैं इस अमेंडमेंट के। जबकि अमेंडमेंट 2011 में आया यूपीए के समय में, ये यूपीए के समय का अमेंडमेंट था, जिसे बचाए रखने के लिए इस बार एनडीए लड़ रही थी, यानी कि बीजेपी लड़ रही थी। ये उस समय 2011 में लाया गया, ये प्रभावी हुआ 15 फरवरी 2012 से, ये लाया गया है 2011 में, लेकिन इसे बचाने के लिए 2021 में कोर्ट में लड़ रही थी इस बार की बीजेपी सरकार। तो ये महत्वपूर्ण सारे के सारे क्रम हैं जो मैं आपको समझाऊँगा। पहले हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के विषय में ये समझें कि अमेंडमेंट क्या बदलाव लाती थी। देखिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 है, ये 2011 लिखा है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो एक्ट है ये कमेंसमेंट कब से होता है, प्रभावी कब से होता है, मैंने बताया 15 फरवरी 2012 से। अगर अमेंडमेंट के साथ कहीं पर 2012 भी लिखे जाए तो आप गलती ना खा जाइएगा, वो लिखने वाले ने गलत लिखा है, उसने प्रभावी डेट लिख दी है, कमेंसमेंट की डेट लिख दी 2012, लेकिन सही मायने में ये अमेंडमेंट एक्ट 2011 का है। ये कौन सा है? 57वां संविधान संशोधन 97। तो ये तो स्थापित हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। तो अमेंड किया गया होगा तो क्या क्या डाला होगा? कुछ डाला गया होगा। आर्टिकल 19 के अंदर कुछ नया ऐड किया गया जो कि फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 43 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें कुछ ऐड किया गया। और इसी के तहत पार्ट 9 जिसके तहत कि पंचायतें कवर होती हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ कवर होती हैं, उसके तहत पार्ट 9, तो 9A भी था पहले से, पार्ट 9B ऐड किया गया। ये भी एक बड़ी चीज़ है जिसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एट पार ला करके खड़ी की गई म्यूनसिपैलिटी और पंचायती इंस्टीट्यूशंस के तहत। तो कुछ आर्टिकल्स भी नए ऐड हुए होंगे, वो भी उसी श्रृंखला में ऐड किए गए 243 वाली श्रृंखला में, जहाँ पर पंचायतों के और म्यूनसिपैलिटी के आर्टिकल्स थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर के 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया, जो क्या परिवर्तन लाता था? ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता था। यानी कि इसके पहले देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं थी क्या? 100% थी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बहुत से उदाहरण हैं, चाहे मदर डेयरी की बात कर लें, ऑपरेशन फ्लड के तहत विकास हुआ उसका, जैसे कि अमूल।
आनंद मिल्क उद्योग से जन्मी हुई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण सोसाइटी है। आपने जगह जगह पर अपने शहरों में, गांव में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में सुना होगा, बड़े महत्वपूर्ण कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। आपने अपने पंजाब में भी चाहे वेरका के बारे में, वेरका मिल्क प्लांट के बारे में या मार्कफेड के बारे में, जिनके प्रोडक्ट हैं सोहना और बाकी, इनके बारे में सुना होगा। ये भी बड़ी मशहूर कोऑपरेटिव्स हैं। इवन आप जब PCS का एग्ज़ाम देते हैं किसी स्टेट का, तो उसमें एक प्रोफाइल ये भी रहती है सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी के तौर पर चुने जाते हैं PCS का एग्ज़ाम दे करके, क्योंकि वो एक ऑफिस बेयरर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तहत एक ऑफिस बेयरर है सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, दे आर द ऑफिस बेयरर्स। ये नॉन इलेक्शन प्रोसेस के तहत आते हैं। ये या तो कई बार नॉमिनेटेड होते हैं या फिर ये कॉम्पिटिशन्स के थ्रू निकल करके आते हैं। इसी तरह से सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक पोस्ट है। तो आप इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जिक्र अपने आसपास सुनते रहते हैं। इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है देश की इकोनॉमी में, हर एक अलग अलग सेक्टर में। इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने बहुत हैवीली कंट्रीब्यूट किया और बहुत ज़बरदस्त बड़े पैमाने पर बहुत वॉल्यूमिनस ग्रोथ इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने की भी। आज आपके सामने वेरका मिल्क प्लांट एक उदाहरण के तौर पर खड़ा हुआ है। उसने किसी को टिकने नहीं दिया, चाहे कितनी भी कंपनियों के दूध आ गए, लेकिन वो चल नहीं पाए, ख़त्म हो गए। इवन पंजाब की बात करें ख़ास तौर पर इन एरियाज़ के जैसे जलंधर, पटियाला, जहाँ पर अमृतसर, जहाँ पर मिल्क प्लांट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर तो इनके सामने अमूल भी नहीं टिक पाया। और भी बहुत से प्रोडक्ट आए, वो नहीं टिक पाए। सुपर कंपनी के पनीर, दूध, सब चीज़ें आई, लेकिन मुश्किल हुआ। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स में बहुत कंट्रीब्यूट किया, बहुत वॉल्यूम के साथ ही आगे बढ़े। लेकिन समस्या कहाँ पर रह गई? जो ये पहली समस्या है वो क्या है? दैट इज़ द वीकनेस इन सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जिस ऑब्जेक्ट से बनाई गई थी और इन्हें अपने मेंबर्स का जो इंटरेस्ट सर्व करना था, उन मामलों में ये चूक गई। इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, बहुत बड़े वॉल्यूम में इनका ग्रोथ हुआ है, लेकिन डिविएट हो गई, अपने पाथ से चूक गई। ये तो फिर पैराडॉक्स हुआ, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अगर मैं परिभाषा के तहत जाऊँ तो मैं ये मानता हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कुछ लोगों के द्वारा मिल करके बनाई गई एक एसोसिएशन, जो लोग किसी फोर्स या किसी फाउंडेशन के तहत नहीं वॉलंटरली जुड़े, या अपनी अपनी स्वेच्छा से जुड़ करके उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है, जो क्या करना चाहते हैं, जो अपने इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल गोल अचीव करना चाहते हैं। किसके वजह अचीव करना चाहते हैं? किसी भी एंटरप्राइज को डेमोक्रेटिकली ओन करते हुए। और डेमोक्रेटिकली ओन करने का मतलब कि उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो मेंबर हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक गवर्निंग बॉडी की तरह उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए नियम नीतियाँ बनाती है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी वैसे चलता है। तो डेमोक्रेटिकली लोग अपनी एंटरप्राइज को ओन कर रहे हैं। कैसे? वो वाया वोट कर रहे हैं, जो डिसीजन मेकर हैं उनको डिसीजन मेकर बाय वोटिंग बन रहे हैं, और इस तरह से सब लोग अपनी स्वेच्छा से जुड़ रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक संस्था के तौर पर काम कर रहे हैं, और ये इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमस है। आई बात समझ में? तो ये कुछ गुण होते हैं एक सहकारी संस्था के, जिसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। अब इस मायने में देखा जाए तो इन सदस्यों का लाभ होना चाहिए था, इन्हें बेनिफिट मिलने चाहिए थे। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्रो हुई है, इतने बड़े वॉल्यूम में उसकी ग्रोथ हुई, उसने इकोनॉमी के इतने अलग अलग सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट किया, तो फिर उसके तहत आने वाले वो मेंबरान जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेमोक्रेटिकली ओन कर रहे हैं, डेवलपमेंट तो उनकी भी होनी चाहिए थी, उनके इंटरेस्ट सेफगार्ड होने चाहिए थे। लेकिन ये पाया गया कि इंटरेस्ट कहीं किसी ने कॉर्नर कर लिए। वो कैसे? कि लंबे समय तक ये पाया गया कि चुनाव नहीं हुआ करते थे। किसके चुनाव? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके चुनाव नहीं हुआ करते थे, जिन्हें आप मेंबर ऑफ बोर्ड भी कह सकते हैं, या डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड भी कह सकते हैं, गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स भी कह सकते हैं। ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब इतने लंबे समय तक चुनाव नहीं हो रहे, चुनाव पेंडिंग है, तो फिर क्या हो गया? उनका एक कंट्रोल हो गया, एक ऑटोक्रेटिक सा सेटअप बन गया। जब उनका कंट्रोल हो जाएगा, ऑफिस बियरर उनके साथ मिल गए, वो भी लंबे समय तक वहीं बैठे हुए हैं, ऐसे में संस्था बढ़ तो रही है, संस्था काम कर रही है, संस्था पैसा भी कमा रही है, अपने प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करती जा रही है और अलग अलग इकोनॉमी के सेक्टर्स को सपोर्ट भी कर रही है। लेकिन जो उसके मेन स्टेक होल्डर, उसके मेंबर थे, उस तक लाभ नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि जो मेंबर्स डायरेक्टर के तौर पर बैठे हुए हैं वो अब रेगुलर इंटरवल पर चुनाव फेस नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर परफॉर्मेंस की बाउंडेशन कोई नहीं है, उनकी अब जवाबदेही कोई नहीं रह गई, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब अकाउंटेबिलिटी लैक करती है, जब आंसरेबिलिटी लैक करती है, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट लूज़ होती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट लूज़ होने का सीधा सीधा मतलब ही ये बन जाता है कि आप जिन पर्पसेस को, जिन ऑब्जेक्ट्स, जिन इंटेंट को लेकर के एग्जिस्टेंस में आए थे, आप उन ऑब्जेक्ट्स को सर्व नहीं करेंगे। और ऑब्जेक्ट ये था कि एगैलिटेरियन मैनर में रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन होगा और एगैलिटेरियन मैनर में ही रिसोर्सेज का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि एक एगैलिटेरियन सोसाइटी।
कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद को एक एगैलिटेरियन सोसाइटी बोलती है, जिसमें सभी का एक अधिकार तय होता है, उसके कंट्रीब्यूशन किस तरह से चल रहा है उस आधार पर उसका इनकम में हिस्सा होता है, वो रिसोर्सेज अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि सभी एक तरह से इक्विटी के ग्राउंड पर होते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी ये पर्पस कब तक सर्व करेगी? जब तक मेंबर्स के कंट्रोल में डायरेक्टर्स होंगे, और वो तब होंगे जब मेंबर्स के पास शक्ति होगी वोट के माध्यम से उनके बुरा काम करने पर या उनके ना काम करने पर या सार्थकता से काम ना करने पर उन्हें हटाने की। जैसे आप हर 5-5 वर्ष पे देश की सरकार को बदल सकते हैं, यानी कि जो लोग सरकार के पोर्टफोलियो पे उन्हें बदल सकते हैं, वो इसी वजह से तो काम करते हैं। अब 6 महीने लगे पंजाब चुनाव को, आप देख सकते हैं सारी बहालियाँ भी होनी शुरू हो गई, सारे बिजली के बिल, सारे हर चीज़ अब 6 महीने रह गए, सब होने लग गया। कारण डर है कि अब आप 6 महीने बाद आप वोट करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए ये डर खत्म कर दिया जाए और ये माना जाए कि कोई परेशानी नहीं है, चाहो तो 2 साल बाद एग्जाम होल्ड करा लेना इलेक्शन, चाहे तो 4 साल बाद, 5 साल बाद, फिर ये बहालियाँ अभी भी ना होती, फिर बेअदबी के मामले अभी भी ना चलते, फिर एकदम से नई SIT शायद अभी भी ना बनती। चुनाव का एक डिटरेंस है, यानी कि आप लोग एक फ्रेंचाइज हैं उस इंस्टीट्यूशन के, जो कि इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट, और उसके तहत वोट डाल करके आप उन पोर्टफोलियो होल्डर्स को जिता रहे हैं जो कि बैठे हैं एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पर गवर्नमेंट में, दैट इज़ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स और अदर पीपल, जिनको ये डर है कि हमने काम नहीं किया तो हम चले जाएंगे। डर इसी बात से है कि चुनाव आ रहा है। अब चुनाव जैसी प्रक्रियाएं कंडक्ट होनी बंद हो गई, लंबे लंबे समय तक चलती थी, इससे फिर मोनोपोली होने लगी, जो कमाइयाँ हो रही हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो मोनोपोलाइज की जाने लगी और अपने आकाओं तक पहुंचाई जाने लगी। तो कुछ वर्ग अमीर होते गए, कुछ बहुत बड़े वर्ग होते गए। तो आप बहुत सी कोऑपरेटिव सोसाइटी देखेंगे पंजाब में भी, इंडिया में भी, कि बहुत बड़े लोग उसमें, उसकी मेंबरशिप बहुत हो गई, कई हज़ार एकड़ खेती भी हो रही होगी उसके अंदर। लेकिन आप ड्रास्टिक डिफरेंस देखेंगे, कुछ 4-5 मेंबर बहुत लग्जूरियस लाइफ में चले जाएंगे, इतना धन होगा, लेकिन कुछ जो शुरू हुए थे उस मेंबर के तौर पर वो आज भी वहीं खड़े हैं, वो आज भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से कर्जा मांग रहे हैं या कह रहे हैं कि मुझे सपोर्ट कर दो, थोड़ी सी मेरी फसल उठवा लो भाई, मेरी फसल मंडी में बिकवा दो, वो आपको आज भी हाथ जोड़ते हुए दिखेगा। लेकिन उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से कुछ लोग नॉर्मल अर्निंग से बहुत हाई लेवल ऑफ अर्निंग तक चले जा चुके होंगे। ये नहीं होता, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर ट्रू करैक्टर में काम करे तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जब पोजीशन धारक लंबे समय तक बैठे ही रहे, उन्हें हटाने वाला, चैलेंज देने वाला ना हो, तो पैसे की ताकत के दम पर वो अब मेंबर्स को भी तोड़ना जानते हैं और वो अब मेंबर्स का भी समर्थन अपने लेना चाहते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। कमज़ोर मेंबर जिनको कुछ, जैसे वोटिंग का समय अगर अब वोटिंग हो भी जाए, उन्होंने वेल्थ इतनी गेन कर ली है लंबे समय के तहत कि अब वो सबकी ज़रूरतों को जानते हैं और वो मौके पे आकर के लोन की बजाय थोड़ी बहुत वैसे वित्तीय हेल्प कर देंगे या कुछ भी करके अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगे, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बड़ी दुधारू गाय बन गई उसके लिए। ये अब किसी तरह से नहीं छोड़ सकता, इसमें पैसा लगाना भी उसकी अब इन्वेस्टमेंट है कि अगर मुझे मेंबरान अपने फेवर में लेने भी पड़ रहे हैं तो ये भी निवेश है एक तरह का, क्योंकि इससे लाभ बहुत आ रहा है, ये नुकसान हुआ। तो ये अपने मेन ऑब्जेक्टिव जिनकी वजह से ये शुरुआत हुई थी और जिनके इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए शुरू हुई थी, इन दोनों से भटकी हैं। इसलिए ये पाया गया कि भाई एक ऑटोनोमस मैनर में बिहेव करें, ये प्रोफेशनली मैनेज्ड हों, ये डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड हों, ओन्ड हों और ये पर्पस सर्व करें। इसके तहत इनमें बदलाव लाने पड़ेंगे। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वही बदलाव लेकर के आएगी, मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा। चाहे वो चुनाव की बात होगी, चाहे टेन्योर की बात होगी, चाहे पेनल्टी पनिशमेंट की बात होगी, चाहे काम काज करते के तहत रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग और कंट्रोल्स एग्जीक्यूट करने की बात होगी रिसोर्सेज पे, हर मामले में ये संशोधन कर देगी। और ये इसी फ्लॉ को ठीक करने के लिए 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इसके पहले भी थी, क्योंकि ये लिस्ट नंबर 2 यानी कि स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ द 7th शेड्यूल में एंट्री नंबर 32 है, जिसमें कि एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट्स का है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, ये स्टेट लेजिस्लेचर के तहत, स्टेट के लॉज के तहत आती हैं। इसके तहत फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि स्टेट्स अपने लेवल पर लेजिस्लेटिव पावर इस्तेमाल करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कानून बना करके स्थापित करते रहे, लेकिन संवैधानिक तौर पर कोई मापदंड निर्धारित नहीं थे, क्योंकि ये संविधान में मेंशन नहीं थी, किसी तरह की संवैधानिक विवरण नहीं था। जैसे पहले पंचायतों के साथ हुआ करता था, वो तो बाद में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला करके हमने पंचायतों और म्यूनसिपालिटी को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। और फिर हमने ये कहा कि अब इस एक्ट के आधार पर सभी देश
सभी राज्य अपना अपना कानून बनाएं और एक यूनिफॉर्म कैरेक्टर में पंचायतें बनाएं। लेकिन उसमें भी हमने राज्यों को कुछ कुछ स्वायत्तता दे दी कि वो अपने लेवल पर ये चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ कुछ परिवर्तन पंचायतों के क्षेत्र में भी हमें राज्यों के एंड पर नजर आते हैं। लेकिन फिर भी देश में संविधान में संशोधन करके एक नियम राज्यों को दिया गया। इसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में ये कहा गया कि एक यूनिफॉर्मिटी कंट्री लेवल पर चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी चाहिए, एथिक्स चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, कुछ सिद्धांत होने चाहिए जिसके आधार पर ये चले। उसके लिए भैया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना पड़ेगा। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 9B के तहत आर्टिकल 243 Z कहाँ चला गया, आर्टिकल 243 ZH से लेकर 243 ZT तक इसी का प्रयास करता है कि इसे एक संवैधानिक दर्जा देने का काम करता है। और फिर राज्यों को पर भी एक पाबंदी आएगी कि वो संविधान में दिए इस नियम के आधार पर अपने कानूनों को फाइन ट्यून कर लें, इसके साथ अलाइन कर लें, अदरवाइज फिर रिपरकशंस होंगे, वो एक अलग बात। आई बात समझ में? तो रीज़न 1 पहला ये था, संवैधानिक दर्जा इसलिए दिया गया। रीज़न 2, कोऑपरेटिव सोसाइटी राज्यों के तहत आने वाली लिस्ट के तहत एक संस्था के तौर पर खड़ी हुई। राज्यों के तहत इसे क्यों रखा गया होगा, ये भी सोचने वाली बात है। राज्यों के तहत ये कामकाज इसलिए रखे गए थे कि राज्य हमारे देश में लिंग्विस्टिक बेसिस पर बने थे। उस राज्य में किस तरह का एथनिक बेस है, कल्चरल सिस्टम क्या है, सोसाइटी कैसे जुड़ी हुई है, उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और पावर क्या है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये वहाँ के राज्य के लोग बेहतर प्रबंधन करें और वो राज्य सरकार पर जिम्मेवारी हो कि वो उनका सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करे। तो सही मायने में बहुत से काम, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन, इस तरह की चीज़ें राज्यों की लिस्ट में रखी गई थी। उसका पर्पज़ ये था कि राज्य बेहतर जुड़ता है अपने लोगों के साथ और लोग बेहतर मांग पाएंगे राज्य से, क्योंकि राज्य उनके नज़दीक है, राज्य की सरकार उनके ज़्यादा नज़दीक है। तो डिलीवरी ओरिएंटेड बनाया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवर आर्किंग पोजीशन दी गई यहाँ पर कि वो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखेंगे, देश को एक धारा में आगे लेकर के जाएंगे और एक पेरेंटल बॉडी की तरह काम करेंगे कि जब कोई राज्य सरकार डिविएट होती है अपने इन प्रिंसिपल से तो उसे फिर वो गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, फैसिलिटेटर है। तो राज्य सरकार का बड़ा स्टेक है, जिसके तहत आर्टिकल एंट्री 32 के तहत लिस्ट 2 यानी कि स्टेट लिस्ट में इस एंट्री को रखा गया, क्योंकि इससे राज्य की ऑटोनॉमी भी बनी रहती है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर आपने राज्य के विषय में रखा है। ऐसे में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से एग्रीकल्चर का विकास करना था। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर फिर यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में रखते तो फिर ये वही काम होता जो 1919 के कानून में अंग्रेजों ने किया। कुछ एंट्रियाँ रिजर्व सब्जेक्ट में रख दी, कुछ ट्रांसफर्ड में, और वह ऐसे रखी कि ट्रांसफर्ड वाले काम ही ना कर पाए क्योंकि उसका आधा हिस्सा रिजर्व सब्जेक्ट में डाल करके रख दिया। लेकिन सरकार ने संविधान बनाते हुए इन चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सरकार को बचाना चाहा कि ऐसा सरकारें आगे आने वाले समय फेस ना करें। तो इसका पर्पज़ ही ये था कि इसे एक तरह से सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस सिक्योर कराना था राज्यों में, और इसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट कराने थे। जो विकास होगा उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोगों में, इसी के माध्यम से तो हम सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस सिक्योर कर पाएंगे ना। इसलिए ये मुद्दा राज्यों के तहत रखा गया। लेकिन राज्यों के तहत ये मुद्दा रखने पर हमने यही पाया कि नियम कानून उतने रिजिडली नहीं बनाए गए कि नियम फॉलो हों, फ्लेक्सिबल रहे। कुछ राज्यों ने बनाए, कुछ राज्यों ने नहीं भी बनाए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के तहत ही चलता रहा, सिर्फ रूल्स और गाइडलाइंस बना दी, जिसके तहत ये पाया गया कि आंसरेबिलिटी खत्म हो गई टोटल। चुनाव रेगुलरली इसलिए नहीं हो रहे थे, पंचायतों के हाल में भी यही हुआ, पंचायतों के चुनाव लंबे समय तक नहीं हो रहे थे, पैतृक संपत्ति बन गई थी ये। तो उसके तहत फिर अल्टीमेटली ये महसूस किया गया कि अब हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस एंगेज करानी पड़ेंगी। उन्हीं बेस्ट प्रैक्टिसेस के बेसिस पर कानून संसद में ला करके संशोधन कर दिया जाए, तो जा कर के राज्य एक लेवल पर बाउंड होंगे कि 32 नंबर एंट्री ही रहेगी, ये रहेगा भी स्टेट लिस्ट में। अधिकार राज्य का ही रहेगा कानून बनाने का, अधिकार राज्य का ही रहेगा सोसाइटी बनाने का, उसका टेन्योर फिक्स करने का। लेकिन राज्य बाध्य होगा एक स्तर को प्राप्त करने के लिए, जो स्तर अब संविधान से आएगा उसे, और संविधान में डालने के लिए हमें ये संशोधन करना पड़ेगा अगर हम वाकई में वो गोल अचीव करना चाहते हैं, दैट इज़ टू सिक्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर द पीपल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रूट ऑफ द वेल्थ। तो ये जिम्मेदारी देश की बनती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये गोल अचीव करने के लिए संशोधन करके इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, ताकि राज्य एटलीस्ट उस स्टैंडर्ड को प्राप्त करने के लिए बाध्य हो जाए। ये एक दूसरा इसका मुख्य कारण पाया गया। और तीसरा कारण यही था कि राज्य से राज्य वेरी करता था, तो ये पाया गया कि स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्म्स हो, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स के साथ कैरेक्टर अलग रखिए आप। देखिए कैरेक्टर अलग हो सकता है, देखिए एक स्टूडेंट है वो किसी और मैनर में अपने आप को आंसर राइटिंग में एक्सप्रेस करता है, दूसरा स्टूडेंट की लैंग्वेज कुछ और रहती है, लेकिन अल्टीमेट स्टैंडर्ड ये है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है कंटेंट आना चाहिए। ये तो स्टैंडर्ड हुआ ना। आपका कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा ना।
आपका कैरेक्टर बहुत है, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं, आपका कैरेक्टर है कि भैया आप किसी को कुछ भी नहीं देते करते। लेकिन मुद्दा ये है कि व्हेन यू आर सिटिंग इनटू द पार्लियामेंट एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि चुप्पी धारो जब कोई बोल रहा है, और जब मौका आए तो प्रश्न करो। जब आपको कहा गया है बेंच की तरफ से, स्पीकर की तरफ से कि भैया आपका प्रश्न है पूरा, तो वहाँ पर ये मत करो कि मेरा अभी मूड नहीं है। स्टैंडर्ड यू हैव टू फॉलो। निजी जीवन में चरित्र जो भी रखते हो तो स्टैंडर्ड फॉलो होने जरूरी है यूनिफॉर्म कैरेक्टर के। इसलिए ये तीसरी ज़रूरत पाई गई कि मान लीजिए राज्यों के स्तर पर रिफॉर्म्स भी लाए जाते हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में एक यूनिफॉर्म रिफॉर्म्स देश भर में लाने की ज़रूरत है। हाँ, राज्य के मुताबिक वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बदल जाएगी, कोई मछली पालन से जुड़ी होगी, कोई तालाबों के रखरखाव से होगी, कोई खेतीबाड़ी से जुड़ी होगी, कोई कपड़े उद्योग से जुड़ी होगी, कोई बैंक बनाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ी होगी। आज जिन्हें आप स्टार्टअप्स कहते हैं, किसी ज़माने की ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी। आज स्टार्टअप्स भी देखें तो 4-5 लोग मिलकर के शुरू कर लेते हैं, चारों पांचों से ओन कर रहे होते हैं। सबकी सैलरी एक तरह से उसका स्टेक ही होता है, उसका शेयर होल्डिंग होती है। किसी को 10% शेयर होल्डिंग, किसी को 12%। सारे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और सारे ही उसके एम्प्लॉय भी होते हैं, सारे ही उसके सर्वेंट भी होते हैं, और अल्टीमेटली चारों ही मिलकर के चला रहे होते हैं। फिर वो बड़ी हो जाती है, फिर वो संस्था बड़ी हो जाती है, फिर वो आगे स्टाफ रखना शुरू कर देते हैं। तो किसी ज़माने में ऐसे ही सहकारी काम शुरू हुआ था। सहकारी, बस हमें सहकार्य करना है, कोऑपरेट करना है ना भाई। तो स्टार्टअप भी तो वही है कि हमें सहकार्य करना है और कुछ नया शुरू करना है। बस ये है कि ये मॉडर्न लाइन पे चलता है, इसका क्रेडिट इंस्टीट्यूशनल मैनर में आता है। ये पहले आइडिया इनोवेशंस लेकर के आते हैं, उसे इस्टेब्लिश करते हैं, प्रूव करते हैं, फिर उस पर प्रैक्टिकली इन्वेस्ट करके काम करना शुरू करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये है कि ज़रूरत ज़्यादा पहले भारी होती थी, ज़रूरत जोड़ देती थी। किसी के पास बैल हैं तो उसके पास हल नहीं, किसी के पास हल है तो बैल नहीं, किसी के पास प्लॉशेयर है लेकिन कोई और इक्विपमेंट नहीं, किसी के पास खेत है लेकिन जोतने को कुछ नहीं, किसी के पास जोतने वाली चीज़ें खेत नहीं। वो सारे मिल जाते थे कि चलो मिलके काम करते हैं, फिर सब कुछ हो जाएगा। आई बात समझ। किसी के पास घर के पास है या किसी के गांव ज़मीन के पास से पानी गुजर रहा है लेकिन उसके पास उतने खेत नहीं, तो वो अपने आप को उस मैनर में कंट्रीब्यूट करता था। तो सभी अपनी एक तरह से अपनी अपनी एस्पिरेशंस फुलफिल करने के लिए, अपने अपने गोल फुलफिल करने के लिए एकजुट हो जाते थे, और अल्टीमेटली वो सभी संसाधनों को एकजुट होकर के धारण करते थे, ओन करते थे, ऑनर होते थे उसके। दैट इज़ द कंसेप्ट। तो यहाँ पर मेन चीज़ यही आती है कि आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने एटलीस्ट, कि आप एक स्टार्टअप की तरह या आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह दिखें, काम करें। ये स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म रहने चाहिए देश भर के स्तर पर। कुछ सिद्धांत रहने चाहिए, वो यूनिफॉर्म रहने चाहिए। इसे हम संविधान में डाल देंगे, फिर राज्य अपने स्तर पर किसी भी क्षेत्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए। वो कुछ भी, वो चाहे अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी इस क्षेत्र में भी बनाना चाहता है कि वो कोऑपरेटिव्स के तहत ही वेस्ट मैनेजमेंट कराना चाहता है, उसकी चॉइस, वो करा सकता है। बट स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा कि उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो इलेक्टेड होंगे और उनका टर्म फिक्स होगा, अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। आई बात समझ में? दैट्स इट। तो इस तरह से ये कुछ खास कारण रहे जिससे लंबे समय से महसूस हो रहा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अपने ऑब्जेक्ट से भटकी हैं, अपने इंटरेस्ट ग्रुप को सेफगार्ड करने से भटकी हैं, अपने उस पर्पस से जिसके तहत कि डेमोक्रेसी बड़ी बात थी, ऑटोनॉमस कैरेक्टर बड़ी बात थी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट बड़ी बात थी, उनसे भटके हैं। और एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड कंट्री लेवल पर अचीव नहीं हुआ, तो हमें एक दिशा में एक साथ बढ़ नहीं रहे। कहीं पर कोऑपरेटिव्स अच्छे मापदंडों पे काम कर रही हैं, कहीं पर बिल्कुल ही बिखरी हुई हैं। तो हम इन चीज़ों से भटके, हमें ये अचीव करना है। इसी चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 उस समय में आया, जब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, यानी कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे। उस समय में ये लाया गया। ये इसी की बात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बात जब लाया गया तो 3 नई चीज़ें क्या हुई। सबसे पहले तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको आज की डेट में पता होना चाहिए, गलती नहीं करेंगे आप, इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। जैसे आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21A जोड़ करके राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना आपका फंडामेंटल राइट बना दिया गया। पहले आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने से डिनाई भी किया जा सकता था, लेकिन अब अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना चाहते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। आपको अगर कोई नहीं करने दे रहा या वायलेशन हो रही है तो आप रिट पिटीशन लागू करा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्टिकल 19 के तहत एक नया सेक्शन ऐड किया गया, पार्ट 3 के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर क्लॉज 1 के अंदर सब क्लॉज C ऐड किया गया, जिसका कि नाम रखा गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो आर्टिकल 19 में आता है, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, वहीं पर आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज C के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड दर्ज करा करके इसे आपका मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये पहला परिवर्तन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 ने किया, जो प्रभावी हुई 15 फरवरी 2012 से। दूसरा परिवर्तन इसने ये किया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का कंटेंट आर्टिकल 43 का बदला, और आर्टिकल 43B में ये लिख दिया, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट, ध्यान से सुने वो सारे गुण, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़।
ये एग्जैक्ट आर्टिकल 43B में लिखा हुआ है। और इसके अलावा तीसरी चीज़, इसके लिए नए आर्टिकल्स ऐड करने थे, यानी कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, इसे इनकॉर्पोरेट कौन करेगा, इसका टेन्योर क्या रहेगा, इसमें रिजर्वेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, इसके रिलेटेड आर्टिकल्स हैं पूरे 243ZH से लेके 443ZT। तो ये आर्टिकल्स डलेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिलेगा। तो इसके तहत फंक्शनिंग, इनकॉर्पोरेशन, इसको अगर वाइंड अप करना है, उनके प्रावधान डाले गए, तो इसे पार्ट 9B में ऐड कर दिया गया बी के तौर पर। तो एक नया पार्ट ऐड किया गया, न्यू पार्ट 9B, जिसका नाम था द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आर्टिकल 243ZJ टू आर्टिकल 243ZT। आई बात समझ में? इस तरह से काम, ZJ कह दिया, ZH कहना तो सॉरी, आर्टिकल 243ZH। इस तरह से ये 3 बदलाव हुए। आर्टिकल 19 में बदलाव, 19(1)(c) जोड़ दिया गया, आर्टिकल 43 में बदलाव 43B जोड़ दिया गया, और पार्ट 9 में बदलाव पार्ट 9B जोड़ दिया गया। ZH से लेकर के ZT तक आर्टिकल्स उसमें ऐड किए गए। इतनी बात क्लियर? ये 3 परिवर्तनों के साथ ये संविधान संशोधन बदलता है उसके स्वरूप को, प्रारूप को, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहलाती हैं। अब इसमें आता है कि क्या क्या परिवर्तन किए गए। सबसे पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो इसके तहत आते हैं, उसमें फर्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इनकॉर्पोरेट कौन कर पाएगा? अभी सुप्रीम कोर्ट का 21 जुलाई का जो निर्णय था, उसमें इन्हीं चीज़ों को चैलेंज करके ख़त्म कर दिया गया है, जो मैं साथ के साथ ही समझाता जाऊँगा सारा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्लियरली मेंशन है, क्योंकि ये लिस्ट 2 और एंट्री 32 थी, यानी कि ये स्टेट लिस्ट का मुद्दा था। तो ऑटोनॉमी है स्टेट्स की, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस है, उसे आप एनक्रोच नहीं कर सकते। तो क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि स्टेट लेजिस्लेचर ही ये तय करेगी कि इनकॉर्पोरेशन करना है कि नहीं। सो द इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सबके कॉन्टेक्स्ट में नियम कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य की विधायिकाओं के पास, स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें सेंटर का रोल नहीं है। आई बात समझ में? इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट। तो ये स्टेट से ही डील हो रहा है, इसमें सेंटर ने कुछ नहीं किया। सेंटर ने सिर्फ ये किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ताकत सेंटर के पास है, वो स्टेट्स के पास नहीं है। इसलिए ये किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने है, क्योंकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ना था, वो उन्होंने कर दिया। लेकिन अमेंडमेंट के बाद जो शक्तियाँ राज्य की हैं, वो शक्तियाँ राज्य के पास रहने दी। लेकिन ये भी चैलेंज हुई हैं, क्योंकि इसमें भी आप राज्य को कंट्रोल कर रहे हैं, वो मैं अभी समझा दूंगा। तो स्टेट लेजिस्लेचर पर ये जिम्मेवारी है, ये निर्धारण करेंगे, वही इनकॉर्पोरेट करेंगे, वही रेगुलेट करेंगे। और वाइंड अप आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद करनी है, तो उसके लिए भी प्रावधान वही देंगे। सिद्धांत फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि फॉर्मेशन वॉलेंट्री हो। इन सिद्धांतों की पालना करते हुए इनकॉर्पोरेशन होगा, इन सिद्धांतों की पालना करते हुए रेगुलेशन होगा। इन सिद्धांतों की पालना नहीं कर रहे तो वाइंड अप कर दिए जाएंगे, या वाइंड अप आप खुद हो जाएंगे। तो सिद्धांत ये रखे जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर के मद्देनज़र कि फॉर्मेशन वॉलेंट्री हो, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल हो, मेंबर का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो, और ऑटोनॉमस फंक्शनिंग हो, यानी कि सरकार और बाकी इंस्टीट्यूशंस के दखल इसमें ना हो। तो ऑटोनॉमिक फंक्शनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंबर्स का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेटिकली मेंबर इसे कंट्रोल करें, इट इज़ इंपॉर्टेंट। और ये अपनी स्वेच्छा से हो, जबरन लोगों को इसमें घुसाया ना जाए, वरना समस्या आ जाएगी। कोई जातिवाद से घिरा हुआ है देश हमारा, इस बात को भी ख्याल रखना है। अगला है नंबर एंड टर्म ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बेयरर्स। ऑफिस बेयरर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये सारे के सारे ऑफिस बेयरर हैं। और जो मैं नंबर एंड टर्म ऑफ बोर्ड ऑफ मेंबर्स कह रहा हूँ, ये सारे इलेक्टेड मेंबर हैं। मेंबर ऑफ बोर्ड जो हैं ये इलेक्टेड हैं। आई बात समझ में? इनका टेन्योर क्या और इनका नंबर क्या रहेगा, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया है कि जो मैक्सिमम नंबर है बोर्ड ऑफ मेंबर्स का, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या मेंबर ऑफ द बोर्ड हैं, जो कि एक तरह की गवर्निंग बॉडी होती है, नाम कुछ भी हो सकता है इसका, ये 21 से आगे नहीं जाएंगे, 21 से ज़्यादा एक्सीड ये नहीं करेंगे। ये हर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने रहेंगे, ये तय करने की शक्ति किसकी है? प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन एंड वाइंड अप की तरह ये प्रावधान भी स्टेट लेजिस्लेचर के अधीन है, केंद्र का इसमें रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त लगा दी गई है कि 21 से ज़्यादा नहीं जा सकते। स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहे भी कि हमें मेंबरशिप इसकी 30 या 40 रखनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो वहाँ पर बाउंड कर दिया गया है कि आप 21 से ज़्यादा नहीं जा सकते। 21 या 21 से कम कितने रखने हैं वो ऑलवेज़ आप ही डिसाइड करेंगे। तो 21 तक इसकी मेंबरशिप को लिमिट किया, मैक्सिमम नंबर शैल नॉट एक्सीड 21। अब आती है बात रिजर्वेशन की, कि इसमें रिजर्वेशन होगा अगर उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ऐसे मेंबर हैं जो SC, ST और वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वुमेन है उसमें, SC और ST ग्रुप हैं, अगर है ही नहीं तो फिर रिजर्वेशन क्यों देना?
तो ये भी स्टेट लेजिस्लेचर पर छोड़ा गया कि अगर आपको लगता है कि उसकी मेंबरशिप की कॉम्पोजिशन में ये वर्ग एग्जिस्ट कर रहे हैं सही मात्रा में, तो इनके हितों की सुरक्षा करने के लिए एससी को 1 सीट, एसटी को 1 सीट और वुमेन को 2 सीट्स रिजर्व करा सकते हैं। लेकिन ये भी राज्य की सरकारी कानून बनाएगी तो ये होगा। आई बात समझ में? तो राज्य की सरकार आप एससी को 1, एसटी को 1